नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बोल रहा है मध्य प्रदेश में। इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट करेंगे। तो रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में हड़ताल पर डटे जूनियर डॉक्टर और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। दरअसल जूडा के प्रतिनिधियों ने आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की, लेकिन ये बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि जूडा को मरीजों के हित का ध्यान रखना चाहिए और हाईकोर्ट की बात मानकर हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। जबकि जूनियर डॉक्टर्स ने यह तय किया है कि जिन 4 मांगों को मानने की बात की जा रही है उनका लिखित में आदेश आने तक हड़ताल जारी रहेगा। इधर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर हुई है। समाजसेवी डॉक्टर M.A. खान की ओर से दायर इस याचिका में राज्य सरकार को जूडा पर कार्रवाई नहीं करने पर चुनौती दी गई। हाईकोर्ट याचिका पर कल सुनवाई कर सकता है। इधर जबलपुर में जूनियर डॉक्टरों ने भीख मांगकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल इस्तीफा देने वाले जूडा से सीट छोड़ने के एवज में 10 से 30 लाख रुपए की मांग का आदेश जारी किया गया और इसी के विरोध में जूडा ने भीख मांगकर यह प्रदर्शन किया है। मैंने इनसे हर समय संवाद स्थापित किया, बातचीत की, इनकी सब बातों को हमने माना। ये महामारी का समय है और जिस प्रकार से सम्माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, हम सब उससे बंधे हुए हैं। सम्माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जूडा को 24 घंटे के अंदर हड़ताल वापस करके काम पर आना चाहिए। यही निवेदन मैंने इनसे किया है। मंत्री जी के सामने हम अभी भी आए हैं, यहाँ पे हड़ताल खत्म करने ही आए हैं, आंदोलन खत्म करने ही आए हैं। अभी भी माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि हमारी बातें मान ली गई है और उसका ऑर्डर आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। हम तो ऑर्डर रिटर्न में लेने आए थे। न जाने कितने किसान, न जाने कितने इंजीनियर, न जाने कितने डॉक्टर, न जाने कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति चिकित्सालयों में भर्ती हैं जिन्हें इलाज की निहायत आवश्यकता है। इस बात को आत्मसात करते हुए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की है कि हमारे डॉक्टर्स पर दबाव बने और वे शीघ्र अपनी ड्यूटी पर लौटें। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। इसके साथ ही जूडा के समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी अब शुरू हो गया है। आपको बता दें कि एम्स दिल्ली के साथ ही भोपाल एम्स में भी प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही रायपुर, पटना और दरभंगा में भी जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। एम्स जयपुर में भी जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि कैंडल जलाकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को देश भर से अब समर्थन जो है वो मिलता जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीरें देश के कई शहरों की, कई राज्यों की जिन्हें जूडा में समर्थन मिल रहा है। तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अब लगातार देश के कई हिस्सों से समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें आप दिल्ली एम्स की देख रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल को, इस विरोध को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ऐसे ही तस्वीरें रायपुर, पटना और दरभंगा में भी देखने को मिली। यहां से भी जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल को लगातार समर्थन मिल रहा है। तो अब कई एसोसिएशन और कई राज्य जूनियर डॉक्टर्स की इस हड़ताल के समर्थन में आ गए हैं। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार 1 सप्ताह से हड़ताल कर रहे हैं। उनकी अपनी मांगे हैं जिसे लेकर लगातार जूनियर डॉक्टरों द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सुनवाई की है। उनका कहना है कि अवैध है हड़ताल करना इस वक्त, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देश भर की तस्वीरें हैं। कई हिस्सों में कैंडल मार्च निकालकर, इस तरह के मार्च निकालकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अब दूसरे जूनियर डॉक्टरों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली एम्स की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कैंडल मार्च के जरिए जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन किया गया है। बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। सीएम निवास में सीएम ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रदेश में मूंग की खरीदी को लेकर यह चर्चा हुई। मूंग की खरीदी 15 जून से शुरू करने का फैसला लिया गया है। खरीदी के लिए किसान 8 जून से पंजीयन करा सकेंगे। वहीं चने की खरीदी 5 तारीख से 15 जून तक के जारी रहेगी। तो मूंग की खरीदी को लेकर अधिकारियों के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है। बता दें कि सीएम निवास में ये चर्चा की गई है, जिसमें मूंग की खरीदी को लेकर क्या व्यवस्थाएं करनी है, किस तरह से सारी व्यवस्थाएं हैं, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह चर्चा हुई है। मूंग की खरीदी आपको बता दें कि 15 जून से शुरू करने पर यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की अनुमति दे दी है। 8 जून से हम पंजीयन शुरू कर देंगे और 15 जून से मूंग की खरीदी शुरू करेंगे।
साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी जो 5 जून को खत्म हो गई थी उसकी तारीख बढ़ाकर 15 जून कर दी है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, मूंग की खरीदी 15 जून से शुरू करने पर आज चर्चा की गई है, क्या फैसले लिए गए हैं, इसके साथ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किसान किस तरह से पंजीयन करा सकेंगे इसके लिए? देखिए, बिल्कुल रचना अगर बात करें तो निश्चित तौर पर मूंग के जो दाम बाजार के अंदर काफी ज्यादा कम किसानों को मिल रहे थे, उसके मद्देनजर किसानों के माथे पर जरूर चिंता की लकीरें थी। पर लेकिन एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है, जिसमें मूंग की खरीदी अब समर्थन मूल्य पर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि केंद्रीय जो मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर मंजूरी मिलने के बाद में अब 15 जून से मध्य प्रदेश के अंदर मूंग की जो खरीदी वो समर्थन मूल्य पर की जा सकेगी और किसान जो है इसके लिए 8 जून से पंजीयन कर सकेंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत की बात है जो मूंग की फसल उगाते हैं और इस समय बाजार के अंदर उनको कम दाम मिल रहा था। लिहाजा प्रदेश सरकार के द्वारा जल्दी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानी है और 15 तारीख से खरीदी शुरू होगी, जिसका पंजीयन 8 जून से किसान मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर करा सकेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। मंदसौर गोलीकांड की बरसी और किसानों के बहाने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आज ही के दिन 6 जून 2017 को प्रदेश के मंदसौर के पिपलिया मंडी में अपना हक मांग रहे किसानों के सीने पर शिवराज सरकार में गोलियां दागी गई थी, जिसमें 6 किसानों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस बर्बर गोलीकांड के चौथी बरसी पर मृत सभी किसान भाइयों की शहादत को नमन, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। शिवराज सरकार आते ही प्रदेश में वापस किसानों का दमन, उत्पीड़न और शोषण शुरू है। खाद, बीज, डीजल की मार से आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन भाजपा सरकार ने लागत जरूर दुगनी कर दी है। वहीं 3 काले कानून थोपकर किसानों को बर्बाद करने का काम शुरू हो चुका है। 6 माह से अपने हक को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों को कहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं है। वहीं खरीदी केंद्रों पर किसान परेशान नजर आ रहे हैं, खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के कई आरोप उन्होंने लगाए हैं, कई सवाल ट्विटर के माध्यम से सरकार पर सीधे साधा है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। तो प्रदेश में नकली खाद बीज का व्यापार जोरों पर है। इसके साथ ही कहीं भुगतान नहीं मिलने से भटक रहा है किसान, तो कहीं उपज बेचने के लिए किसान परेशान नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें अब रोज सामने आ रही हैं। तो ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा है और आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने पर सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज के नियम में अब परिवर्तन किया है। अब निजी अस्पताल में 30 से ज्यादा बेड होने पर ही आयुष्मान योजना का लाभ मिल पाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और ऐसे में कोरोना का इलाज करा रहे कई अस्पतालों में मरीजों की संख्या न के बराबर। ऐसे में आयुष्मान भारत निरामय सोसाइटी ने कोरोना के लिए इम्पैनल्ड अस्पतालों की संख्या कम करने का निर्णय लिया। 2 महीने पहले जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर था, तब छोटे अस्पतालों को भी आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल्ड किया गया था। तो वहीं दूसरी लहर में निजी अस्पतालों को छोड़कर राजधानी भोपाल में 123 अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इनमें से 80 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहां बिस्तरों की संख्या 30 या फिर उससे कम है। अब इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए शिवराज सरकार की कोविड बाल कल्याण योजना पूरे देश में नजीर बन चुकी है। कई राज्य इस योजना को अब अपना रहे हैं। इस योजना को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्य भी सीएम शिवराज की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी संगठन भी इससे काफी खुश है। वहीं इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या फिर कमाऊ अभिभावकों की कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनकी जिम्मेदारी शिवराज सरकार ने ली है। ऐसे बच्चों को 21 साल तक 5,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का फैसला किया गया है। वहीं ऐसे परिवार में अगर कोई रोजगार शुरू करना चाहता है तो सरकार अपनी गारंटी पर 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज का कर्ज दिलवाएगी। बच्चों की स्नातक तक की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। फ्री राशन भी सरकार देगी। 30 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 199 बच्चों को इस योजना का लाभ भी दिया। हालांकि कांग्रेस योजना में मृतकों के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपए पेंशन, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क राशन जैसी योजनाएं, उसके साथ साथ में कर्मचारियों को, मीडिया के बंधुओं को और जो कोविड से दिवंगत हुए हैं उनको 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जैसे तमाम प्रबंध जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं, वो सराहनीय है। मध्य प्रदेश के अंदर झूठे आंकड़ों की बाजीगरी करके लगातार अपने आप को सिरमौर सिद्ध करने में लगी सरकार आज तक ये नहीं बता पाए कि मौतें कितनी हैं, कितने लोग मरे हैं और स्पष्ट रूप से योजनाओं के लाभ की बात कर रही है। कई राज्य हो सकता है योजना लेट शुरू करे पर बेहतर रूप से उसका क्रियान्वयन हो, यह महत्वपूर्ण है। एमपी में एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुंदेलखंड के पृथ्वीपुर, निमाड़ की जोबट और विंध्य की रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है। इनमें पृथ्वीपुर और जोबट कांग्रेस के पास थी, जबकि रैगांव बीजेपी के पास। इन तीनों ही सीटों के विधायकों का कोरोना के चलते निधन हो गया था। कांग्रेस ने तीनों सीटों पर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। खुद कमलनाथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा के साथ स्थानीय नेताओं से चुनावी रणनीति के लिए राय शुमारी कर रहे हैं। इधर बीजेपी दमोह उपचुनाव की हार की समीक्षा के साथ इन तीनों उपचुनाव की तैयारी कर रही है। बीजेपी इन उपचुनाव में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही भरोसे है। उसे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज के सुशासन और सौम्य छवि के जरिए तीनों सीटें पार्टी ही जीतेगी। मानते कि उपचुनाव एक संविधान की प्रक्रिया है, उसको होना भी चाहिए, लेकिन हाँ सारी चीजें देखना चाहिए कि कोरोना संक्रमण काल किस स्तर में है, कोरोना का इन्फेक्शन संक्रमण कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भी जब चुनाव आयोग आदेश देगा, हम भी उपचुनाव के लिए तैयार है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा काम करता है और चुनाव है तो चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां होना है वो पार्टी तैयारियां कर रही है। इंदौर में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक हुई, जिसमें यह चर्चा की गई कि शहर में अब कोरोना को लेकर हालात सामान्य हो गए हैं। ऐसे में शहर को आगे और किन किन क्षेत्रों को अनलॉक करना है, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखे, जिन्हें भोपाल भेजा जाएगा। ये माना जा रहा है कि अनलॉक के अगले चरण में सब्जी मंडी, अनाज मंडी और फूड सेक्टर को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि घंटों तक चली बैठक के बाद भी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि किन किन क्षेत्रों में रियायतें मिलेंगी। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने यही बताया कि उनकी ओर से प्रस्ताव दिए गए हैं, जिस पर फैसला लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति लॉक करने के पक्ष में नहीं है। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास अनलॉक की तरफ बढ़ना। इंदौर सकारात्मक क्या बहुत अच्छी स्थिति में खुलेगा, आप निश्चिंत रहें। मीडिया पर हुस्न का एक नया फरेब शुरू हुआ है, जहां जालसाज युवतियां पहले आपसे दोस्ती करती हैं और फिर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सेक्सी वीडियो बना लेती हैं और फिर ब्लैकमेलिंग का ये खेल शुरू हो जाता है। भोपाल में साइबर मुख्यालय में ऐसी कई शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे केस में बदनामी के डर से शिकायत ही नहीं करते। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर जालसाजों ने ब्लैकमेलिंग का नया तरीका इजाद किया है, जहां हुस्न का जाल बिछाकर लोगों को फंसाया जा रहा है और ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी जा रही है। देवास जिले के एक टीआई और भोपाल के डॉक्टर इसका शिकार भी बन चुके हैं। आइए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर कैसे खेला जा रहा है ये खेल। जालसाज युवतियां पहले सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करती हैं, फिर उनके मोबाइल नंबर हासिल कर उन्हें वीडियो कॉल करती हैं। वीडियो कॉल पर होती हैं अश्लील बातें। वीडियो कॉलिंग के दौरान युवतियां पुरुषों से निर्वस्त्र होने को कहती हैं। युवतियां खुद भी निर्वस्त्र हो जाती हैं। ऐसे में जैसे ही पुरुष निर्वस्त्र होता है, दूसरी ओर से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर युवतियां पैसा मांगती हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की भरमार है। साइबर मुख्यालय की माने तो इसके पीछे बड़ा गिरोह काम कर रहा है, लेकिन लोग बदनामी के डर से पुलिस को शिकायत नहीं कर रहे। देखिए, साइबर सेल इन केसेस को सॉल्व करने के लिए लगा हुआ है और इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनका जो बड़ा गिरोह है, जैसा मैंने बताया कि ये नॉर्थ ईस्ट से उत्पन्न हो रहा है ज़्यादातर, हम इन पे टारगेट कर रहे हैं और जल्दी इसमें बड़ा गैंग पकड़ने में हम कामयाब होंगे। एक्सपर्ट ऐसे मामलों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अनजान नंबर से वीडियो कॉल रिसीव न करें। अगर रिसीव करना हो तो कैमरे पर हाथ रख कर रिसीव करें, ताकि आपका कोई वीडियो न बना सके। इसके अलावा अनजान लिंक को न खोलने की हिदायत भी दी जा रही है।
प्रिकॉशन के तौर पे मैं अगर कहूँ इससे बचें कैसे, तो आपको हमेशा जो फ्रेंड अननोन रिक्वेस्ट से जो फ्रेंड अननोन लोगों की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर कोई भी ये न्यूड टाइप की पिक्चर्स को या शो करने के लिए बोलता है, उस पर भी आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल साइबर सेल उन मामलों की पड़ताल कर रही है जो उन तक पहुंचे हैं, साथ ही ऐसे जालसाज गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश भी जारी है। ऐसे मामलों से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ IBC 24 भोपाल। बढ़ेंगे आगे। उज्जैन के भेरूगढ़ पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारकर 420 लीटर एसिड जब्त किया है। हालांकि पुलिस रेड के दौरान ही गोदाम मालिक वहां से फरार हो गया। ये गोदाम राकेश मुकाती नाम के एक शख्स का बताया जा रहा है। पुलिस ने गोदाम सील कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही फरार गोदाम मालिक की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि केडी पैलेस के पास जहरीली शराब बनाने का काम चल रहा है। पुलिस ने जब यहां पर दबिश दी तो 35 लीटर क्षमता के 12 केन यहां से बरामद हुए, जिनमें तेजाब भरा हुआ था। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि फरार गोदाम मालिक राकेश मुकाती जहरीली शराब कांड के आरोपी जितेंद्र मुकाती का भाई है। जितेंद्र 8 महीने से भेरूगढ़ जेल में बंद है। राकेश मुकाती नाम से एक व्यक्ति है जिसका ये खेत भी है वहाँ पे, गोदाम। वहाँ पर मौके पे जाकर जब छापा मारा है तो वो तो भाग गया, लेकिन वहाँ पर 12 केने 35 लीटर की मिली हैं, जिनको हमने थोड़ा सा मतलब प्रथम दृष्टि जब परीक्षण टाइप किया तो उसमें एसिड भरा हुआ था सब में। गेहूँ पर भी हमने उनको डाल के देखा तो गेहूँ जल गया, जमीन पर भी कालापन आ गया, बबूले छूटे। जबलपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों को लगाए गए इंजेक्शन का गंभीर रिएक्शन सामने आया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को आज जब एम्फोटेरेसिन बी के नए इंजेक्शन लगाए गए तो वो ठंड से थर-थर कांपने लगे। मेडिकल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में भर्ती करीब 40 मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी का नया इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें तेज ठंड लगी और कई मरीजों को बुखार भी आया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगे इन इंजेक्शन को प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी से खरीदा था। ये इंजेक्शन जबलपुर के अलावा इंदौर सागर मेडिकल कॉलेज में भी भेजे गए हैं। वहां भी इनके लगाए जाने के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों को तेज ठंड के बाद बुखार की शिकायतें हुई हैं। फिलहाल इंजेक्शन को रोककर रिएक्शन के शिकार हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल में इस पर विरोध जताया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, अब एक नई परेशानी ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए यहाँ पर खड़ी हो रही है कि एम्फोटेरेसिन बी का रिएक्शन हो रहा है। क्या वजह इसकी अब तक सामने आई है? जी हाँ, बताना चाहूंगा आपको कि 5 से 7 हजार रुपयों की कीमत में मिलने वाले एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन हाल ही में मध्य प्रदेश को सप्लाई किए गए हैं। हिमाचल की एक निजी फार्मा कंपनी की ओर से, एफी फार्मा जिसका नाम बताया जाता है, और तकरीबन 300 रुपयों में ये इंजेक्शन की सप्लाई मध्य प्रदेश को हुई है। और ये लॉट जो है जिस जगह गया है, खासतौर पर इंदौर, सागर और जबलपुर की बात करते हैं, वहां इन मरीजों को इस बैच नंबर के इंजेक्शन लगने के बाद रिएक्शन की समस्या आई है। और वही स्थिति जबलपुर में भी सामने आई। यहाँ वार्ड नंबर 5 और 20 जहां पर ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं, तकरीबन 125 एक्टिव केस जबलपुर में है ब्लैक फंगस के। इन्हें ये इंजेक्शन लगाए गए थे, लेकिन जैसे रिएक्शन सामने आया, तकरीबन 60 मरीजों को लगे थे, इनमें से 50 मरीजों में रिएक्शन की बात सामने आई, जिन्हें ठंड के बाद बुखार की स्थिति आई। लिहाजा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन को लगाने पर रोक लगा दी है। और फिलहाल एक औपचारिक बयान जो है मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि इंजेक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ऐसे रिएक्शन होना एक सामान्य बात है और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज कर रहे हैं। और फिलहाल स्थिति ऐसे इंजेक्शन के बाद मरीजों की ठीक है, स्टेबल बनी हुई है। लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है कि इस नए इंजेक्शन को लेकर, और इसको लेकर पत्राचार भी मध्य प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। इधर आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में एक तरह से हंगामे के हालात इस रिएक्शन के बाद बने, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल में इन इंजेक्शन को लगाने पर रोक तो लगा दी गई, लेकिन उसके बदले में जो बाकी दवाएं थी या और बेहतर तरह के जो इंजेक्शन लगाए जाने थे वो मुहैया नहीं करवाए गए। लिहाजा ब्लैक फंगस के पीड़ित जो मरीज हैं उनके परिजनों की ओर से विरोध जताया गया और ये कहा गया कि कम से कम उनके मरीजों को दवाएं उपलब्ध करवा दी जाए ताकि उनकी जान बच जाए। ऐसे में हंगामे के हालात बने हैं।
फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का ऐसा कहना है कि रिएक्शन के बाद भी तमाम जो मरीज हैं उनकी स्थिति ठीक है या स्टेबल बनी हुई है और वो दवाओं की या वैकल्पिक तौर पर इंजेक्शन की इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जरूर है कि जो आपूर्ति हिमाचल की कंपनी से मेडिकल कॉलेज और मध्य प्रदेश को हुई है उसकी को लेकर जाहिर सी बात है उस इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर या उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। चलिए इस खबर पर अपडेट आपसे जरूर लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। इधर बैतूल में 28 मई से लापता युवक अक्षय उर्फ संजू गोहे का शव मिला है। शव को झगड़िया भयावड़ी के बीच पड़ने वाले जंगल में टेलीफोन लाइन के लिए खोदी गई खंती से बरामद किया गया। मृत युवक के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि अक्षय का किसी महिला से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो अक्षय की हत्या और शव को दफनाने का खुलासा हुआ। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक की हत्या क्यों और कैसे की गई थी। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक का गला घोंटकर उसे जमीन में गाड़ दिया गया होगा। परिजनों ने इस मामले में 3 आदतन अपराधी युवकों के शामिल होने का आरोप भी लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम भोपाल भेजी गई है। पुष्पा खातरकर इसने मरवाई है गुड्डू गरम के साथ मिलकर, और एक टीनू करके है, टीनू सावल मेंढा का है, गुड्डू गरम देशबंधु वाट का है। दोनों के साथ में मिलके इसको मारा कूटा है और फांसी दी गई है क्योंकि इसकी जीभ भी निकली है बाहर। परिजनों ने उसके घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान आज प्रातः 2 संदिग्धों से हिकमत अमली से पूछताछ की गई और उनके बारे में घटना की जानकारी मिली और उनकी निशादेही से आज अक्षय गोहे के शव को अभी बरामद किया गया है। छिंदवाड़ा के सारी ब्लॉक के हीवरखेड़ी गांव में पेंच पावर प्रोजेक्ट के प्रभावित किसान अचानक आक्रोशित हो गए। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित भूमि पर कब्जा कर लिया और ट्रैक्टर और हल चलाकर उसमें खेती शुरू कर दी। इस बात की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं दल बल के साथ पहुंचे एसडीएम और एसडीओपी ने किसानों से बात की है। किसानों ने प्लांट शुरू कराने की मांग की ताकि मजदूरों और किसानों को रोजगार मिल सके। वहीं किसानों की मांग पर प्रशासन ने 8 जून को एक बैठक कर निर्णय लेने की बात कही है। आक्रोशित किसानों ने 3 दिन का अल्टीमेटम भी प्रशासन को दिया है, नहीं तो इसके बाद किसान अधिग्रहित भूमि में खेती करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।